दर्शकों, आप सभी का स्वागत है न्यूज़ DNN की खास पेशकश दास्ताने कामयाबी। दर्शकों, हमारा प्रयास होता है आपके साथ एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाने का जो हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन सके, एक ऐसा पथ प्रदर्शक बन सके जिससे हम कुछ सीखें, समझें और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए तत्पर रहें। इस धारावाहिक का उद्देश्य सिर्फ एक है कि कोई भी चीज़ दर्शकों एक रात में, एक दिन में नहीं मिल जाती। संघर्ष वो सीढ़ी है जो हमें मजबूत बनाती है और हमारे सपनों को साकार करती है। इसी कड़ी में आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं लुधियाना में रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री प्रवीण बंसल जी के साथ। प्रवीण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, धन्यवाद। आपने आज इस वार्तालाप के लिए, इसके लिए समय निकाला। सबसे पहले हम आपके आभारी हैं। आपका धन्यवाद, DNN पूरे परिवार का धन्यवाद कि आपने मुझे दर्शकों से एक अपने आप को प्रेजेंट करने का मौका दिया। दर्शकों, दास्ताने कामयाबी जनरली हम उस व्यक्ति को देखते हैं जो कामयाबियों की सीढ़ी पे बैठा होता है, जिसने समाज में कुछ पा लिया होता है, लेकिन उस व्यक्ति विशेष के पीछे एक पूरा समाज होता है और सबसे बड़ा योगदान होता है उसके परिवार का, उसके माता पिता का, उसके भाई बहनों का और उसके साथियों का, जिनके सहारे, जिनके हौसले पर वो व्यक्ति कामयाब होता है। प्रवीण जी, हम सबसे पहला आपसे एक जो प्रश्न करना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए, जहाँ तक आपकी स्मृतियाँ आपको ले जा सकें, बचपना कैसा था? बचपन से लेकर अभी तक सब बढ़िया था। भगवान की बहुत कृपा, मेरे पेरेंट्स का, परिवार का बहुत योगदान और मेरा संगठन जिससे मैं जुड़ा, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जिससे अपना मैंने एक तरह की दूसरे गुरु के रूप में जिसको मैंने अपनाया और वो आजकल चल रहा है आज तक भी। अगर हम बचपने की बात करें, जो शिक्षा रही, कहाँ से रहा आपका बचपना, कहाँ पे बीता, कहाँ पे जन्म हुआ, माता पिता ने किस तरीके से परिवार के बाकी बच्चों के साथ आपकी परवरिश करी, अगर आपको कुछ याद है उस दौर का? मेरा जन्म पटियाला में हुआ और 1982 तक मैं पटियाला रहा। तो शिक्षा मेरी सारी पटियाला में हुई। हम 3 भाई बहन हैं और परमात्मा की कृपा से मेरे दादाजी शुरू से सोशल बहुत ज़्यादा थे। वो संघ में जाते थे, उनके साथ पिताजी जाने लगे और वो 3 साल का जब मैं छोटा बच्चा था, मेरे पिताजी के साथ मैं संघ में गया था और उस दिन से पूरा परिवार, माताजी, भाई बहन, सब लोग सोशल कहीं ना कहीं, जैसे आदमी के जीन में आप बात करते हैं ना, तो वो फैमिली हमारे जीन में रहा। 1982 में एक ट्रेनिंग के तौर पर यहाँ मैं जहाज़ चलाने की ट्रेनिंग लेने के लिए आया था। जहाज़ चलाने शुरू किया तो लोगों ने प्यार दिया, तो अब वो तो छोड़ दिया, ये रास्ता अपना लिया। अगर हम बचपने की बात करें, हम शिक्षा की बात करें, बचपने में किस तरफ रुझान था? शिक्षा में रुझान था, और शिक्षा में था तो किस तरीके की शिक्षा में रुझान था, और कहाँ तक शिक्षा आपने पटियाला में प्राप्त करी? मेरा शिक्षा में रुझान था, पर शिक्षा के साथ साथ शुरू से मैं सामाजिक रहा हूँ बचपन से, और दूसरा इंसाफ के लिए लड़ना, ये मेरे मतलब जीन्स में, हम कैसे जीन में था। एक छोटी सी आपको घटना सुनाता हूँ। मेरे ख्याल में 5वीं या 4थी क्लास में पढ़ता था, या 6वीं में पढ़ता हूँ मोस्टली। मैं स्कूल से आ रहा था तो एक जगह पानी पीने के लिए रुका, वहाँ अपना टिफ़िन भूल गया। टिफ़िन भूल के घर पहुँचा, तुरंत मेरे याद आ गया। मैं वहीं गया, टिफ़िन नहीं मिला तो मैं सीधा, मेरे याद है वहाँ कोतवाली है, मैं सीधा कोतवाली के दफ्तर में गया। आज तक वो मेरे सीन याद है। एक छोटा सा मेज़ लगा हुआ था, कुर्सी थी, सामने ऑफिसर बैठा था, तो मैंने सीधा उसके जाके बोला भी मेरा टिफ़िन गुम गया, मेरा टिफ़िन
आप सर्च करके दो जी कौन ले गया। 5वीं क्लास का बच्चा, चौथी पांचवी क्लास का बच्चा, तो मतलब वो चीज़ वो ग्रो करती वो आज आपके ये सामने है। जो हम बात करें, जैसे आपने बताया कि पिताजी और माताजी का भी रुझान आपका समाज सेवा की तरफ था, आप भी 3 वर्ष की उम्र से संघ के साथ जुड़ गए। कोई ऐसी घटना जो आपको लगता हो कि माता पिता ने आपको कोई एक संदेश दिया समाज सेवा का, या आपको जो शिक्षा दिन प्रतिदिन जो हम बच्चों को, आज की डेट में तो खैर उतना समय हम बच्चों के साथ नहीं बिता पाते हैं, लेकिन अगर हम 80, 82 या उससे पहले की बात करें तो परिवार ज़्यादा करीब हुआ करते थे बजाय टेक्नोलॉजी के। घर का वातावरण, घर का वातावरण, क्योंकि मैं एक बहुत ही साधारण का मतलब बहुत ज़्यादा साधारण मैं परिवार से था, और पूरा परिवार मेहनत करता था, तब जाके मतलब जीवन यापन हमने किया। लेकिन उस दौर में मान सम्मान और सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए मेरे माताजी और मेरे पिताजी बहुत जोर देते थे। कभी भी किसी हालात में भी उन्होंने हमेशा जहां उसको मेंटेन रखा, साथ साथ में उसका कुछ हिस्सा समाज में लगता रहे। तो सामाजिक कामों के लिए मतलब कई बार तो ऐसा दौर था भी मोहल्ले में कोई भी किसी के काम ना आता तो सभी मोहल्ले को ये लगता था भी अगर हमारे साथ कोई चलेगा तो इस बच्चे को छोटा सा काम भी कहना तो ये इस पर फैमिली को कह सकते हैं, ऐसा माहौल था। दूसरा, हमारे घर में एक छोटा सा नलका था, हैंड पंप, तो मतलब लकली वो उसका पानी बहुत मीठा और ठंडा रहता था। भाई पूरे मोहल्ला कोई ना कोई आया रहता, तो सारा दिन हमारी ड्यूटी रहती थी जब घर होना तो लोगों को भर भर के पानी देना। दर्शकों, अब तक आपने हमारे बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे होंगे, अलग अलग क्षेत्र के लोगों से, खास करके राजनीतिक हस्तियों के साथ उन्होंने मुलाकात कराई, और आपने देखा होगा कि उन्होंने बहुत खुल करके अपने परिवार, अपने माता पिता के संघर्ष, अपनी कम आमदनी, कुछ एक इंटरव्यूज़ में आपने ये भी देखा कि आज जो बहुत ही प्रतिष्ठित राजनेता हैं, उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने एक कमरे में अपने 4-5 भाई बहनों के साथ, माता पिता के साथ रह करके जीवन गुजारा। उनके पिता साइकिल से पूरा दिन सफ़र करते थे, आमदनी इकट्ठा करते थे और बच्चों को संघर्ष और सही दिशा में लेकर जाने का प्रयास करते रहते थे। ऐसी ही शायद बातचीत आज हमारी बंसल साहब के साथ भी होने जा रही है, जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। बंसल साहब, आपने बताया कि आपके पिताजी मतलब एक सर्वसाधारण परिवार या अति साधारण जिसको आप कहना चाह रहे हैं उससे थे। पिताजी का व्यवसाय क्या था? पिताजी एक किराने की दुकान चलाते थे। दादाजी, हमारे चाचा, सभी लोग उसमें उनका सहयोग करते थे। और जब मात्र मैं 13 साल का था तो मैं पटियाला से लुधियाना धागा लेके जाता था, तो उसका स्वेटर बुनकर तो वो लुधियाना में दे के जाता था। मैंने स्टार्ट किया था 78 में। 13 वर्ष की आयु में एक बच्चा पटियाला से लुधियाने आता था। ईमानदारी की परिकाष्ठा देखिए कि छोटा सा व्यवसाय जिसको कि हम ग्रोसरी स्टोर कह सकते हैं आज की डेट में, उसमें रहते हुए बच्चों को शिक्षा देना। जैसा कि प्रवीण जी ने बताया कि 3 भाई बहन का परिवार था, उसमें बच्चों को शिक्षा देना, उनका भरण पोषण करना और उनको सही दिशा पर लेकर के जाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। और शायद ये उन चुनौतियों का ही नतीजा होता है कि एक व्यक्ति कामयाब होता है, सफलता की सीढ़ियों पर पहुंचता है। प्रवीण जी, हम आपसे इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। 13 वर्ष की आयु का वो बच्चा लुधियाना आता था, अपने परिवार के सपोर्ट के लिए कार्य करता था। उस समय माता पिता क्या समझाते थे? क्योंकि वो जैसे मैंने आपको कहा भी आत्म सम्मान के साथ, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कोई समझौता नहीं, अपनी पढ़ाई करनी और माता पिता का सहयोग करना। लेकिन जो सोशल नेटवर्क था, जैसे शाखा में जाना और लोगों में विचरना, ये सब चीज़ें पैरेलल इसको हम मेंटेन करते थे। व्यवसाय, छोटी उम्र में मेहनत करना, व्यवसाय तो नहीं हम कह सकते, बट मेहनत करना,
पढ़ाई करना और साथ के साथ सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करना। कई बार ऐसा मौका था, अभी हमारी शाखा में 100 बच्चों की संख्या होती थी, 100 बच्चों की संख्या पटियाला में। 13 साल का वो सफ़र, आपने हमें बहुत सारी यादें बता दी। एक छोटा सा बच्चा 5 साल की उम्र में था टिफ़िन बॉक्स की चोरी के लिए। उसके बाद वही बच्चा 13 वर्ष की आयु में लुधियाना आता है, करीब 100 किलोमीटर की दूरी तय करके अपने परिवार को सपोर्ट करता है, अपने आप को खड़ा करता है। उसके बाद का सफ़र? उसके बाद धीरे धीरे ये चलता रहा और 82 में, जैसे आपको मैंने बताया, मैं यहाँ आया तो लुधियाना का जिस प्रकार माहौल देखा, तो मेरा भाई वो भी पटियाला से लुधियाना आ गए। तो हम दोनों ने यहाँ एक छोटा सा एक व्यवसाय शुरू किया मौजपुरा बाज़ार में, शॉल का। करीब 1.5 साल, 82 से लेकर करीब 83.5 आप मान के चले, तो 1.5 साल हम दोनों भाई रहते थे और अपना व्यवसाय करते थे। तो 83 के बाद, 84 के करीब फैमिली पूरी आ गई पटियाला से। तो वो धीरे धीरे उस बिज़नेस में के लिए काम करना, फिर उसके साथ एक साइड बिज़नेस शुरू किया छोटा सा, थोड़ी सी अर्निंग उसमें हो जानी। तो मैंने आरआई कॉलेज ज्वाइन किया, तो दिन में कॉलेज पढ़ना, रात को किसी फैक्ट्री में मैंने काम करना। तो ये सब कुछ चलते चलते फिर 85 में 85 मैंने एक छोटी सी फैक्ट्री मैंने किराए पे ली। 11 जुलाई 1985 को उसका किराया था शायद 1100 रुपया, फैक्ट्री का किराया था। वो मैंने शाल की मैन्युफैक्चरिंग शुरू की और जितने भी हिल स्टेशन हैं, नैनीताल, मनाली, जम्मू, कुल्लू, शिमला, तो ऐसे सब स्टेशनों पे करीब महीने में 20 दिन मैं उन पे रहता था माल के बेचने के लिए। दर्शकों, आप बातचीत सुन रहे हैं और आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि आज जो शख्सियत बंसल साहब हैं, इसमें मैं आपको एक छोटी सी बात जोड़ना चाहता हूं। करीब करीब राजनीति में भाजपा के सभी महत्वपूर्ण पदों पर, राज्य स्तर पे, जिला स्तर पे, ये उन दायित्वों का निर्वहन कर चुके हैं। लोग, बहुत सारे लोग सिर्फ इनके उस राजनीतिक चेहरे को या उस संघर्ष को जानते होंगे। हमारा उद्देश्य आज आपसे इस बातचीत को करने का सिर्फ यही है कि इस संघर्ष के पीछे जो वजह है, जो शुरू से शिक्षा दी गई, जो संघर्ष के उस जज्बे को बना करके रखती है, वो आप तक हम पहुंचा पाएँ। हो सकता है राजनीति के चेहरे में हम कभी कभी बहुत सारी अच्छाइयों को भी नज़रअंदाज कर जाते हैं, हमें लगता है कि नहीं, दिस इज़ टेकन फॉर ग्रांटेड। बट व्यक्ति कोई भी हो, बिना संघर्ष के किसी भी मुकाम तक शायद नहीं पहुंच सकता, और अगर पहुंच भी जाता है तो उसको संभाल नहीं पाता। यही उद्देश्य है हमारा इस बातचीत को आगे बढ़ाने का। बंसल साहब, आपने बताया कि फैक्ट्री किराए पे ली, ट्रेडिंग शुरू करी, ट्रेडिंग के बाद उस फैक्ट्री को आपने मैन्युफैक्चरिंग में कन्वर्ट करा, मैन्युफैक्चरिंग के बाद आप धीरे धीरे व्यवसाय में अपने आगे बढ़ते गए। राजनीतिक सफ़र अगर हम बात करें, राजनीतिक सफ़र इसके 7 साल चलता रहा। संघ में मेरा बराबर जाना था, लेकिन मेरे परिवार में, मेरे ख़ानदान में, परिवार में नहीं, मेरे ख़ानदान में, मेरे दोस्तों में किसी का राजनीति से दूर दूर तक का कोई संबंध नहीं था, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन जस्टिस के लिए, मोहल्ले में कोई झगड़ा होना या मोहल्ले में कोई बात होनी, जस्टिस के लिए मैं हमेशा तैयार रहता था। 1985 की एक घटना ने मुझे राजनीति में धकेल दिया। जैसे हम कहते हैं एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, तो मेरे साथ वही हुआ, मैं एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन बना। यहाँ उग्रवाद का दौर था, तो सब संस्थाओं ने रल के एक बड़ी बैठक थी करीब 200 लोगों की, और लुधियाना के बहुत बड़े बड़े दिग्गज लोग थे उसमें शामिल। तो उनकी बैठक थी। एक दोस्त, संडे का दिन था, एक दोस्त मुझे ज़बरदस्ती ले गया, अभी एक बैठक है, तुम चलो। मैंने कहा नहीं यार, संडे को टाइम मिलता है, रेस्ट करने दो। नहीं यार, तुम्हें लेके जाना है।
वो संघ का कार्यकर्ता था। वो अब उनकी डेथ हो गई। उनका नाम था श्री जगदीश चोपड़ा। वो बैठक में ले गए और बैठक में वो सब लोग अपने अपने विचार दे रहे थे, लेकिन जो उग्रवाद की उस परिस्थितियों में जो जरूरी एक्शन होना चाहिए था उसके ऊपर कोई बातचीत नहीं हो रही थी। तो मुझे ये चीज़ बड़ी पिंच कर रही थी। मैं बर्दाश्त करता रहा, एक को सुना बर्दाश्त किया, दूसरे को सुना बर्दाश्त किया, तीसरे को सुना बर्दाश्त किया। जब मेरा बर्दाश्त का जो लेवल था बिल्कुल फिनिश हो गया, ओवर हो गया, तो मैंने अपने दोस्त को कहा यार मैंने बोलना है। वो कहता यार तुझे क्या हो गया? मैं कहा नहीं यार ये फेक चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती, मैं ऐसा नहीं सोच सकता। कहता नहीं इंदु बैठ। मैं कहा नहीं यार अब तो बोलना है। तो मैंने जो ऑर्गेनाइजर था मिस्टर खन्ना थे, वो साइकिल स्पेयर पार्ट्स का काम करते थे। मैं कहा वैसा मैं बोलना है। तो मैंने खड़ा होके मैंने जब बोलना शुरू किया, अपने विचार रखे, तो जितने बड़े लोग थे वो सब लोग बड़े उससे मेरी बात सुन रहे थे। अब मैंने अपनी बात करके मैं शांत हो गया, वहाँ आराम से बैठ गया। तो बैठक ख़त्म हुई तो मैं घर आने को लगा, तो एक मिस्टर सुनील मेहरा थे, भाजपा के बहुत बड़े उसमें लीडर थे, वो अब भी हैं। तो उन्होंने मेरी बाजू पकड़ी, काका आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रवीण बंसल है। कहाँ से आए हो? मैं कहा पटियाला का रहने वाला हूँ। क्या तुम्हें चाय पिलानी है? वो युवा मोर्चा के प्रधान होते थे, वो मुझे वेद मंदिर है दरेसी में, तो वहाँ ले गए। वो 5-6 साथी थे, मुझे वहाँ ले गए, तो वहाँ उन्होंने मुझे चाय पिलाई। वो चाय का असर आप देख रहे हैं अभी। बहुत सुंदर बात है। दर्शकों इस बारे में मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि जनरली लोग यही सोचते हैं कि जो राजनीति में आया है वो उसकी महत्वाकांक्षा है, लेकिन कुछ लोग राजनीति में इसलिए पदार्पण करते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ व्यवस्था में परिवर्तन करना होता है। उनके कुछ सपने होते हैं कि वो राजनीति के माध्यम से समाज को वो दे सकें जो समाज के लिए हितकारी हो। और शायद बंसल साहब अगर मैं सही हूँ तो आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं थी, आपकी महत्वाकांक्षा सामाजिक दृष्टिकोण की थी। आज भी नहीं है। चलिए बहुत सुंदर। तो दर्शकों ये इनके पदार्पण का कारण था, जो भी कारण बना, बट एक लंबा समय आज राजनीति में रहते हुए समाज के कार्यों को करते हुए आगे लेकर के चल रहे हैं। अब हम इसी विषय पर आगे बातचीत करेंगे। बंसल साहब उसके बाद जब आपकी मुलाकात हुई, आपके साथ वेद मंदिर में चाय पी गई, फिर क्या परिवर्तन आया? वो लोग रूटीन में लोगों का काम करवाने के लिए नगर निगम जाते थे, तो कभी कभी मुझे बुला लेते थे। अपने व्यवसाय के साथ आप धीरे धीरे अब इसमें भी योगदान देने लग गए। हाँ वो रंग शुरू हो गया था। तो करीब 1986 या 87 की बात है। तो यहाँ पे हमारे एक हरीश बेदी जी थे, उनकी डेथ होगी। बहुत काबिल लीडर थे, एमएलए भी रहे हैं। तो वो भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रधान बने लुधियाना के। तो पता नहीं मुझे तो कोई घर कहने आ गया भी बांसल साहब आपको बेदी साहब ने एक मंडल का जनरल सेक्रेटरी बनाया। तो भाजपा जो ऑफिशियली था, तो पहला उन्होंने मुझे युवा मोर्चा के मंडल के जनरल सेक्रेटरी के तौर पर, ईस्ट जनरल सेक्रेटरी के तौर पर, सॉरी वेस्ट का मुझे उन्होंने जनरल सेक्रेटरी बनाया। वो मेरी शुरुआत थी ऑफिशियली। वहाँ से राजनीतिक सफ़र शुरू हुआ। उसके बाद मैं जनरल सेक्रेटरी बना भारतीय जनता युवा मोर्चा लुधियाना का। ये किस सन की बात है बंसल साहब? यही 91 की होगी, याद नहीं है। और 91 में चुनाव आए, करीब शायद 26 साल के बाद लुधियाना नगर निगम के चुनाव आए 91 में। लोगों में बहुत जोश था, हर तरफ बहुत ऐसा, पर उग्रवाद का दौर था। हमारा इलाका कुछ था भी स्लम एरिया जहाँ मैं रहता था, अब्दुल्लापुर बस्ती उसको बोलते हैं। तो वहाँ 2-3 लोग ऐसे खड़े हो गए जिनका, वो बड़े दबंग लोग थे।
एक अकाली दल से था और एक हमारे और दोस्त थे, उनका चुनाव चिन्ह बस था, बस। तो उनके सामने एक खड़ा होने में भाजपा, हाँ, सोचना पड़ रहा था। वो कहता तुम लड़ो, वो कहता तुम लड़ो। तो कुछ लोग कहते यार बांस साहब, मैं कहा यार तैयार हैं पर मेरे को है कुछ नहीं जी। कैसे चुनाव लड़ोगे। फिर एक मेरा दोस्त था, संघ का स्वयंसेवक था। मेरे जितने भी दोस्त हैं, या वो संघ के दोस्त हैं मेरे, या वो भाजपा से ज़्यादातर, वो कहता यार पैसे मैं खर्चूंगा। मैंने कहा ठीक है जी, मैं चुनाव लड़ूंगा। तो वो 91 का चुनाव मैंने बड़ी, परमात्मा ने बहुत कृपा की। उस चुनाव में मेरा 16,100 रुपया खर्च हुआ था ओनली। तो सब लोगों ने उसमें कंट्रीब्यूट किया, लेकिन वो चुनाव में हार गया। लेकिन उस हार ने मन में ये पैदा कर दिया भी नहीं, अब ये जो सफ़र है ये लगातार चलता रहेगा। लेकिन क्योंकि हम किराए के मकान में रहते थे, हमारा एक जगह ली हुई थी किदवई नगर में, 92 में वहाँ शिफ्ट कर गए। लेकिन फिर सपना ये ले लिया था, अभी नेक्स्ट चुनाव यहाँ से लड़ने हैं, तो वहाँ तैयारी शुरू कर दी। उसी दिन से, हारने के तुरंत बाद, जिस वार्ड से टिकट मांग रहा था उसमें से नहीं मिली। तो जिस दिन फार्म भरना है तो उस दिन सुबह रात को 2 बजे मैसेज आया भी इस वार्ड से लड़ना चाहते हो। मैंने कहा डन। दूसरे वार्ड से टिकट मिली और मैं जीता। सेम वार्ड से फिर उस समय मैं ओपोजिशन का लीडर बना 2001 में। 2002 में दोबारा इलेक्शन आए, फिर दोबारा ओपोजिशन का मैंने सारा वो देखा। चेयरमैन रहा था मैं परचेज कमेटी का। 2007 में फिर वहीं से इलेक्शन लड़ा, मैं सीनियर डिप्टी मेयर बना। और जब तीसरी बार मैं इलेक्शन लड़ा तो मैंने सपना असेंबली का ले लिया था, फिर नेक्स्ट असेंबली लड़ूंगा परमात्मा की कृपा से, दोस्तों के आशीर्वाद से। तो 2012 में मैंने 2007 में मैंने कोशिश कर ली थी भी इस बार असेंबली मिले, लेकिन वो एक जो समय मेहनत की थी उसका जो रिज़ल्ट है वो 2012 में आया। मेरे साथ जैसे जिस इलाके से मैं काउंसिल की टिकट मांग रहा था वहाँ से नहीं मिली, दूसरे से मिली। तो असेंबली में भी ऐसा हुआ, जहाँ मैं रहता था प्रयास वहाँ से कर रहा था, लेकिन टिकट मुझे दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी से मिली। तो 2012 और 2017 में मैंने असेंबली के चुनाव लड़े और 2012 में करीब 2000 वोटों से और 2017 में करीब 5000 वोटों से मैं वो इलेक्शन लूज़ कर गया। उसके बाद ये सफ़र चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन में। जनरल सेक्रेटरी जैसे आपको बताया डिस्ट्रिक्ट का रहा, फिर भाजपा का सेक्रेटरी बना, उसके बाद भाजपा के अध्यक्ष के तौर पर कार्य किया लुधियाना का, फिर महामंत्री पंजाब के तौर पर किया और इस समय उपाध्यक्ष के तौर पर कार्य कर रहे हैं। निरंतर 3 साल शाखा में शुरू करके शाखा में अभी भी मेरा वैसे ही करते हुए 3 साल की आयु से शाखा शुरू होने से लेकर के आज तक का शाखा का सफ़र आपका वैसे ही चल रहा है। दर्शकों, बहुत छोटे से में गागर में सागर समेटने वाली बात है, लेकिन मेरे ख्याल से आप लोगों को इतना ज़रूर स्पष्ट हो रहा होगा कि चाहे राजनीति हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, हर चीज़ समय मांगती है और दूसरा समर्पण मांगती है। अगर आपने ध्यान से बातचीत सुनी हो, 1982 में लुधियाना आकर के 83 तक अपना काम शुरू करके 1.5 साल बाद उसके बाद अपनी फैक्ट्री लगा करके शॉल की। उसके बाद 1992 में बंसल साहब ने एक छोटी सी ज़मीन यहाँ पर ली, छोटी या बड़ी हमें नहीं पता, किदवई नगर में इन्होंने अपना आशियाना सोचा और वहाँ पर बनाया। तो 9 साल का संघर्ष व्यवसाय में भी लगा खड़े होने के लिए। राजनीतिक सफ़र की अगर हम बात करें तो बचपने से राजनीति का तो उद्देश्य था ही नहीं, कहीं भी जो बातचीत से स्पष्ट हुआ। उद्देश्य समाज सेवा था और वो समाज सेवा कैसे अपनी दिशाएं बदलती चली गई,
राजनीति में प्रवेश हुआ और राजनीति में भी 30 साल तो इलेक्शन लड़ते हो गए ना। 30 साल का सक्रिय राजनीतिक सफर, 91 में इलेक्शन पहले लड़े थे, अभी 30 साल हो गए। 30 साल का सफर, अभी भी प्रयास जारी है। उद्देश्य कुर्सी पाना या सत्ता पाना शायद नहीं होता। जिनके अंदर समाज सेवा का जज्बा होता है उनके अंदर सिर्फ एक होता है कि हमने समाज के लिए अगर कुछ बनना भी है तो वो समाज के हित के लिए बनना है। बंसल साहब, हम एक आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करेंगे, जो आज का हमारा यूथ है, जनरली देखा जाता है कि IAS बनना है, कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना है, मल्टीनेशनल कंपनीज़ में जाना है। शिक्षा बहुत अच्छी बात है, बच्चों को मिलनी चाहिए। जो बच्चे राजनीति में आना चाहते हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखो, राजनीति बहुत बड़ा उत्तम फील्ड है, बशर्ते हम उसको नेशन ओरिएंटेड, सोसाइटी ओरिएंटेड लेकर काम करें, सेल्फ ओरिएंटेड नहीं। दूसरा, मेरा ऐसा मानना है, अगर आपकी नीयत अच्छी है तो नीति अच्छी बन जाती है और भगवान आप पे कृपा करता है। फील्ड कोई भी हो, जो पंजाबी के कहावत है, जिन्ना गुड़ पाओगे उन्ना मिठा होएगा, तो उसे जितनी आप मेहनत करोगे किसी भी फील्ड में, तो जो सक्सेस है वो निश्चित है, वो निश्चित है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, एक मैंने अपने तजर्बे से ज़रूर देखी, अगर आप एथिकली चाहे बिजनेस करो चाहे पॉलिटिक्स करो, ईमानदारी से पॉलिटिक्स करो, तो आपको ज़िंदगी में बहुत सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, लेकिन जो आप गेन करते हो वो अनमैचेबल है, उसका कोई मुकाबला नहीं है और वो स्ट्रॉन्ग होता है। उसकी जो रूट्स होती हैं वो बड़ी डीप होती हैं, जो आपको बड़ी देर तक खड़ा रखती हैं। और जिस प्रकार ये कुदरत को हम जैसे कोई फल खाएं, जैसे आम खाया हमने, तो हम कुदरत की गोद में उसको बीज दिया, वो आम वृक्ष बन के हमें कितने फल देता है। तो ये समाज भी एक कुदरत है। अब समाज के लिए एक गुठली की तरह कुछ आप इन्वेस्ट करते हो, वो सोसाइटी, वो समाज उसको मल्टीप्लाई करके, कई गुना मल्टीप्लाई करके वो आपको रीबैक जो है वो देता है। तो मैं यूथ को कहना चाहूँगा कि अगर आप इसमें आएँ तो शॉर्ट टर्म गेम खेलने की बजाय लॉन्ग टर्म गेम खेलेंगे तो ये समाज, ये देश आम आदमी को खास बनाने तक का सफ़र तय करने का पूरा मौका देता है। बहुत सुंदर। बंसल साहब, ये सारी बातचीत हो गई, आपने हमारे युवा को या जो बच्चे हमारे राजनीति में जाना चाहते हैं उनके लिए संदेश भी दिया। एक आपने बहुत अच्छी बात कही कि बहुत कुछ हमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो ऑब्वियसली जब आप राजनीति में आए होंगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी रही होंगी जिनके बीच में मैं सेक्रीफाइस तो नहीं कह सकता, बट आपको सामंजस्य बनाना पड़ा होगा। एथिक्स के साथ कभी सामंजस्य नहीं बनाया हमने। बाकी परिवार उसको कैसे मैनेज? हाँ, वो बनाना पड़ता है, परिवार को कैसे समझाना है, कैसे। एक छोटी सी बात, मेरा बच्चा, बड़ा बेटा था मेरा, जब उसको एडमिशन करवाना था उसके पहले बहुत सिफारिशें लगवाई, लेकिन जब बेटे का एडमिशन आया तो उस समय कुछ ऐसा था, भी कोई ना कोई वहाँ मामला थोड़ा चेंज था, लेकिन वहाँ मैंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, बच्चे को दूसरे स्कूल में करवा दिया, लेकिन उन एथिक्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाया। सिद्धांतों के साथ कोई समझौता कभी नहीं। बहुत सुंदर। परिवार भी सफ़र करता ही हो? परिवार सफ़र भी करता है, सहयोग भी करता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ऐसा नहीं है, परिवार के कारण ही, मेरा भाई है, पिताजी हैं, मदर है, मेरी मिसेज है, मेरे बच्चे हैं, तो उन्होंने हमेशा, जनरली मैं ये देखता हूँ, अगर कोई पॉलिटिशियन ख़राब होता है तो कहीं ना कहीं प्रेशर रहता है फैमिली का, तो मैं इस प्रेशर से हमेशा फ्री रहा। परमात्मा के धन्यवादी हैं कि उसने परिवार ऐसा दिया जो आपको बहुत उत्तम, और वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े होने का वो परिणाम है। हम एक बार आपके बच्चों के बारे में जानना चाहते हैं। अपने जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं बंसल साहब? मेरे 2 बेटे हैं जी,
एक का नाम नवदीप बांसल है, दूसरे का नाम वैभव बांसल है। बड़ा बेटा मेरा नवदीप है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है और लुधियाना में पहले वो मल्टीनेशनल कंपनी में था और आजकल वो यहाँ प्रैक्टिस कर रहा है लुधियाना में। और छोटा बेटा, उसकी इच्छा थी मैं IPS बनूं। पीछे उसने बहुत मेहनत की। जब पेपर थे उससे 15-20 दिन पहले उसको डेंगू हो गया, तो इस बार वो कामयाब नहीं हो सका, लेकिन आज कल वो दोबारा तैयारी कर रहा है। लेकिन साथ साथ में वो बिजनेस उसने शुरू किया है। मैं बहुत संतुष्ट हूँ भगवान की उस कृपा से भी कि बच्चे भी हमारे अच्छी दिशा में गए, परिवार का भी सहयोग रहा, और सबसे बड़ी पूंजी हम यही कहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो स्वस्थ रहें और सही दिशा में जाएं, तो इससे बड़ी कोई कमाई जीवन में मानी नहीं जाती। दर्शकों, ये थी हमारी एक बहुत मुख्तसर सी छोटी सी मुलाकात प्रवीण बंसल जी के साथ, जिन्होंने अपने राजनीतिक सफ़र के बारे में, अपने सामाजिक अनुभव के बारे में, सफ़र के बारे में, माता पिता के संघर्ष के बारे में हमसे खुल करके बातचीत करी। किस तरीके से एक सर्वसाधारण परिवार से निकल करके उन्होंने अपने को एक असाधारण जिम्मेदारी के लिए, समाज के लिए और राष्ट्र के लिए समर्पित करा। हम बहुत बहुत धन्यवादी हैं आपके कि आपने इस कार्य के लिए समय निकाला, कि आपका संदेश, आपका संघर्ष लोगों तक पहुँचे और लोग जानें कि दास्तान कामयाबी का जो सफ़र होता है वो दास्तान बहुत लंबी होती है। कोई भी एक रात में ओवरनाइट मिलेनियर जो शब्द होता है बहुत कॉमन सा है, ओवरनाइट मिलेनियर कोई नहीं हो सकता। अगर हमें कुछ भी बनना है तो हमें उसके लिए उतना ही इन्वेस्ट करना पड़ता है। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों की तरफ से, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ये बातचीत का सिलसिला आगे भी हमारे दर्शकों के तक जारी रहेगा और उनको कुछ ना कुछ संदेश ज़रूर मिले। DNN परिवार का धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel News DNN by clicking the bell icon. Don't forget to like, comment and share.